नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सबको में। यहाँ हम लोग NIOS के जो माध्यमिक कक्षा है यानी हाई स्कूल उसका व्यवसाय अध्ययन विषय पढ़ रहे हैं। तो व्यवसाय अध्ययन विषय के अंतर्गत हम लोग जो पाठ्यक्रम 3 है सेवा क्षेत्र, उसके अंदर विभिन्न सेवा क्षेत्रों का अध्ययन कर रहे हैं जो कि व्यवसाय की सेवा करते हैं या व्यवसाय की हेल्प करते हैं। तो इसके अंतर्गत हम लोग पाठ 9 बैंकिंग सेवाएं पढ़ रहे हैं। हमने पिछले वीडियो में इसका पहला पार्ट पढ़ा था, तो आज हम इसका आगे का भाग पढ़ेंगे। अब इसको प्रारंभ करने से पहले आप लोगों से फिर एक अनुरोध है कि आप लोग इस वीडियो को अपने ऐसे साथियों के साथ, ऐसे दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो किसी हिंदी बोर्ड से या NIOS से व्यवसाय अध्ययन विषय पढ़ रहे हो। तो आइए प्रारंभ करते हैं। हमने जो पिछला वीडियो देखा उसमें हमने क्या क्या जाना था। हमने जाना था बैंक का अर्थ क्या होता है, बैंक किस प्रकार से आपकी सेवा करते हैं। फिर हमने पढ़ा कि बैंकों और साहूकारों में क्या अंतर होता है। फिर बैंकिंग की भूमिका के बारे में हमने चर्चा की, किस प्रकार से बैंकिंग या बैंक व्यवसाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसी प्रकार से बैंकों के प्रकार के बारे में हमने चर्चा की, किस प्रकार से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक होते हैं, वाणिज्यिक बैंक होते हैं और कुछ विशिष्ट बैंकों के बारे में भी हमने पढ़ा था। तो वाणिज्यिक बैंकों के कार्य हमने फिर लास्ट में पढ़ने शुरू किए, जिसमें कि हमने पढ़ा प्राथमिक कार्य क्या होते हैं। प्राथमिक कार्य होते हैं जमा स्वीकार करना और ऋण देना या लोन देना किसी भी व्यक्ति को या किसी संस्था को या किसी व्यवसाय को। इसी प्रकार से वाणिज्यिक बैंकों के द्वितीय कार्य हम आज पढ़ेंगे। तो जो वाणिज्यिक बैंकों के प्राथमिक कार्य थे उसके अंतर्गत हमने पढ़ा था कि जमा को स्वीकार करना और ऋण देना, जिसमें कि ऋण भी देते थे और अग्रिम भी देते थे। अग्रिम भी हमने पढ़ लिया था, ये एक साख सुविधा होती है जो बैंक अपने ग्राहक को प्रदान करता है। ये अल्प अवधि के होते हैं। और अग्रिम भी 3 प्रकार के हमने पढ़े थे, नकद साख, अधिविकर्ष और बिल भुनाना। नकद साख में हमने क्या पढ़ा था, जो कैश क्रेडिट होता है उसके अंदर बैंक आपके अकाउंट में कुछ पैसा या व्यवसाय के अकाउंट में कुछ पैसा पहले से ही डाल देते हैं और उसमें से जो व्यवसायी है वो धीरे धीरे पैसा निकालता रहता है और जितना पैसा निकालता है उसी के ऊपर उसको ब्याज देना पड़ता है। जबकि जो अधिविकर्ष होता है, जिसको कि ओवरड्राफ्ट बोलते हैं इंग्लिश में, इसके अंतर्गत वो अपनी जो खाता है उसमें जमा पैसे से ज़्यादा पैसा निकाल सकता है। उसकी भी एक लिमिट होती है, उसका भी एक शुल्क या उसके ऊपर ब्याज बैंक वसूल करता है। इसके पश्चात था बिल भुनाना, मतलब अगर कुछ पैसा किसी व्यवसाय को किसी दूसरे व्यवसाय से लेना है तो उसके अगेंस्ट जो बिल वो रेज करता है या बिल उसको देता है, उस बिल को वो वहाँ बैंक में भी जमा करके बैंक से कुछ पैसा ले सकता है। ये बिल का भुगतान बैंक से प्राप्त कर सकता है और बैंक आगे उस बिल को जिस पार्टी से उसको पैसा लेना है उस पार्टी पर ले जाकर पैसा वहां से प्राप्त कर सकता है। आज हम जो पढ़ेंगे वो है वाणिज्यिक बैंकों के द्वितीय कार्य। तो ये कौन कौन से कार्य होते हैं। साख पत्र देना, मतलब क्रेडिट लेटर देता है आपकी तरफ से या व्यवसाय की तरफ से देता है कि ये व्यवसाय इतने पैसे तक का इसके ऊपर आप विश्वास कर सकता है, जो दूसरी पार्टी है वो उस पर इतना विश्वास कर सकती है। इसी के साथ साथ ट्रैवलर्स चेक भी ये निगमित करता है, मतलब अगर आप कहीं घूमने जाते हैं तो उसके लिए आपको ये पहले एक ऐसे चेक दे देता है जिससे कि आप भुगतान कर सकते हैं दूसरे देश में या दूसरे शहर में जाकर। इसके पश्चात सेफ डिपॉजिट रखने के लिए सेफ डिपॉजिट खाने या जिनको लॉकर्स बोलते हैं उसके माध्यम से आपको ज्वेलरी या कोई जो महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं उन सबको रखने के लिए ये सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसी प्रकार से ग्राहकों को विदेशी मुद्रा की सुविधा देते हैं, मतलब आप चाहें तो यहाँ की मुद्रा को विदेशी मुद्रा में परिवर्तित करा सकते हैं बैंक जाके और उस विदेशी मुद्रा के माध्यम से आप विदेश में जाके विदेश कोई भी सामान ले सकते हैं या कोई ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इसी प्रकार से चेक, पे ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट, इसके माध्यम से रुपयों का हस्तांतरण भी करते हैं बैंक। इसी प्रकार से वस्तुओं के जो उधार क्रय होता है, जब वस्तुओं को उधार पे खरीदा जाता है तो उसके अगेंस्ट जो ग्राहक हैं उनकी ओर से गारंटी भी देते हैं बैंक। ठीक है। आगे है केंद्रीय बैंक। हमने केंद्रीय बैंक के बारे में शुरू में पढ़ा था जब हमने बैंकों के प्रकार पढ़े थे। तो केंद्रीय बैंक का क्या काम होता है, वो बैंक होता है, मतलब बैंकों का बैंक होता है। सारे बैंकों को पैसा देना, बैंकों को से पैसा प्राप्त करना और
उनको ब्याज की दर का निर्धारण करना, ये सारे काम केंद्रीय बैंक करता है। तो जो हमारा केंद्रीय बैंक है, जिसको कि हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या भारतीय रिजर्व बैंक बोलते हैं, आरबीआई बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, उसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका जो कार्यालय था वो पहले कलकत्ता में था, बाद में इसको 1937 में बम्बई में स्थानांतरित कर दिया गया। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? बैंकों को दिशा निर्देश जारी करना, समय समय पर स्थानीय व सहकारी बैंकों की सहायता करना तथा केंद्रीय बोर्ड द्वारा जारी आदेशों का पालन करना, ये इसके मुख्य कार्य हैं। बाकी कार्य हमने इसके पहले डिस्कस कर रखे हैं। तो आइए अब आगे देखते हैं। अब है बैंक जमा खाता। तो बैंक जमा खाता क्या होता है? आपको पता है बैंक क्या काम करते हैं? बैंक जमा राशि स्वीकार करते हैं और उसके बाद जो जमा राशि स्वीकार करते हैं जनता से, उसको ऋण के रूप में भी देते हैं, जनता को भी और व्यवसायियों को भी। तो इस प्रकार से बैंक पूंजी का एक सोर्स है। पूंजी का आदान प्रदान बैंकों के माध्यम से ही किया जाता है। तो व्यक्ति क्या करते हैं? अपनी बचत को ऐसे स्थान पर रखते हैं जहां वह सुरक्षित रहें और उसके साथ साथ उनकी कुछ कमाई भी उससे हो सके। तो ये सब सुविधाएं बैंक प्रदान करते हैं। तो बैंक ऐसा स्थान होता है जहां धन एक बार जमा करने से सुरक्षित रहता है तथा उसे उस व्यक्ति को ब्याज भी मिलता है। अब है बैंक जमा खातों के प्रकार। बैंक में कितने प्रकार के जमा खाते आप खोल सकते हैं या कोई व्यवसायी खोल सकता है? सबसे पहला होता है बचत बैंक खाता, दूसरा है चालू जमा खाता, तीसरा है सावधि जमा खाता और चौथा है आवर्ती जमा खाता। तो इन चारों को हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहला जो मैंने बताया बचत बैंक खाता, वो क्या होता है? उसको सिंपली भविष्य की आवश्यकताओं के लिए अगर आपको धन रखना है और तो आप इस बैंक खाते को खुलवा सकते हैं। इसको बोलते हैं सेविंग्स अकाउंट। तो इसमें क्या है कि प्रारंभ में जब आप इसको खुलवाने जाते हैं खाते को, तो आपको एक न्यूनतम जमा राशि जमा करके इस खाते को आप खुलवा सकते हैं। इसके पश्चात आप धन को किसी भी समय जमा करा सकते हैं। आपके खाते में आप कितनी बार में भी जो पैसा है वो जमा करा सकते हैं। फॉर्म अथवा चेक जारी करके अथवा एटीएम द्वारा आप इसके से पैसा निकाल सकते हैं। मतलब जमा तो आप करा ही सकते हैं बैंक में जाके, और जो निकालना है उसमें आप फॉर्म अथवा चेक जारी करके या एटीएम कार्ड द्वारा पैसा निकाल सकते हैं। और अब तो ऐसा हो गया, कई सारे एटीएम ऐसे आने लगे हैं जिसमें कि आप धन जमा भी करा सकते हैं अपने खाते में। तो क्या है, ब्याज खाते में जमा की गई राशि के शेष पर दिया जाता है। जितनी राशि आपने डाली, जितनी निकाली, उन दोनों का जो डिफरेंस है, जो आपके खाते में शेष है, उसके ऊपर आपको ब्याज दिया जाता है। और जो खाते होते हैं बैंक के, उनमें सबसे कम जो ब्याज होता है, जिनमें मिलता है ब्याज, वो बचत बैंक खाते में ब्याज कम मिलता है। बाकी चालू बैंक खाता होता है उसमें तो ब्याज मिलता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन बचत बैंक खाते में सबसे कम ब्याज मिलता है। और जो बाकी के तीन जो हैं, चालू खाते को छोड़ दें तो उन तीनों में सबसे कम ब्याज इसमें मिलता है, क्योंकि इसमें कोई अमाउंट नहीं निश्चित होता है कितना पैसा आपको जमा करना है, ना ही आपको कोई अवधि निश्चित होती है। आप चाहें तो आज पैसा जमा करें और कल निकाल लें, लेकिन निकालने की एक सीमा होती है। कुछ ट्रांजैक्शंस होंगी जैसे आप 10 बार निकाल सकते हैं महीने में या 15 बार निकाल सकते हैं। बैंकों पे डिपेंड करता है कि आपको कितनी बार निकालने की वो छूट देते हैं। ऐसे ही ब्याज की जो दर होती है, जिस हिसाब से ब्याज लेते हैं, वो विभिन्न बैंकों में विभिन्न होती है और समय समय पर बदलती रहती है, समय के साथ चेंज होती रहती है। बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम शेष रखना पड़ता है। बैंक का कोई नियम है, जैसे अभी जो मेरा खाता है, मैं अपने खाते में कम से कम अपने खाते में मुझको 5,000 रुपये रखने होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से बैंक निर्धारित कर देगा कि आपको अपने खाते में कितना शेष रखना है। उससे ज़्यादा आप नहीं, मतलब उतना रहना चाहिए, उसके ऊपर जो है वो आप निकाल सकते हो, लेकिन उतना के नीचे आपको अपने खाते में अगर बैलेंस आप रखेंगे तो वो बैंक आपके ऊपर शुल्क लगा देगा, पेनल्टी डाल देगा। अगला है चालू जमा खाता, इसको बोलते हैं करंट अकाउंट। तो ये किस लिए होता है? ये व्यवसायियों के लिए होता है। बड़े व्यवसायों, कंपनी, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, इन सब के लिए होता है। क्यों होता है? जो बचत खाता होता है उसमें एक लिमिटेशन होती है कि आप कितना पैसा निकाल सकते हैं या कितनी बार पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन चालू जमा खाते में कोई लिमिट नहीं होती है, आप कितनी बार भी पैसा डाल और निकाल सकते हैं, और खास तौर से निकाल सकते हैं। तो खाते से धन निकालने की संख्या पर प्रतिबंध नहीं है। अब क्या होता है, बड़े व्यवसायियों को कितनी लोगों को पैसे का भुगतान करना होता है, तो कितने ही लोगों का पैसा उनको बार बार निकालना पड़ता है और डालना पड़ता है। तो इसलिए चालू जमा खाता वो खुलवाते हैं। इसमें बैंक शेष राशि पर कोई ब्याज नहीं देता। मैंने आपको पहले बताया था, इसमें कोई भी ब्याज प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि ये एक सुविधा है। इसमें बैंक बल्कि आपको, जब आप उसके अंदर
जब आप पैसा जमा करते हो, मतलब जब आप चालू जमा खाता खुलवाओगे तो उसके अंदर आपको एक निश्चित राशि प्रतिवर्ष देनी होगी, जो कि कहलाती है परिचालन व्यय। मतलब जो ऑपरेटिंग फीस है वो आपको देनी हो। इसके पश्चात है खाता धारकों की सुविधा के लिए बैंक, खाते धारकों की सेवा के लिए बैंक क्या करता है, जो आपका जमा शेष है उससे अधिक राशि निकालने की अनुमति देता है, जो कि हमने अभी अग्रिम वाले इसमें पढ़ा था, जिसको अधिविकर्ष बोलते हैं, यानी कि ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। तो उसमें ये फैसिलिटी होती है कि आप जो आपका जमा है उससे भी अधिक पैसा निकाल सकते हैं बैंक से, जिसको कि ओवरड्राफ्ट कहा जाता है। इसके पश्चात है सावधि जमा खाता। ये सावधि जमा खाता को बोलते हैं इंग्लिश में फिक्स्ड डिपॉजिट। तो इसमें आपको एक निश्चित अवधि के लिए पैसा रखना पड़ता है, जिसके की अगेंस्ट आपको ब्याज मिलता है, जिस पर कि आपको ब्याज प्राप्त होता है। इसमें लंबे समय के लिए धन को सावधि जमा खाते में जमाया कराया जाता है। अंतराल 15 दिन से 3 वर्ष अथवा अधिक का होता है। इस खाते को बोलते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट। तो इसमें पैसा आपका एक समय के लिए, जितने समय के लिए आपने बोला है वो फिक्स्ड है। अगर आप उसको चेंज कराना चाहते हैं तो चेंज तो कर देगा बैंक, आपका पैसा पहले निकाल कर आपको दे देगा, लेकिन उसके ऊपर आपको वो पेनल्टी लगाएगा, आपको पूरा ब्याज नहीं देगा, कुछ ब्याज कम देगा। तो जमाकर्ता की प्रार्थना पर वह परिपक्वता, मतलब जब आपका मैच्योर होने वाला है उससे पहले अगर राशि आप प्राप्त कर सकते हैं, उसमें आप अगर प्रार्थना करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, तो बैंक आपको निकालने देगा, लेकिन उस पर ब्याज कम देगा। अवधि की समाप्ति पर जमा राशि निकाली जा सकती है अथवा इसका निश्चित अवधि के लिए नवीनीकरण भी करा सकते हैं। जैसे अगर आपका कोई एफडी, जिसको फिक्स्ड डिपॉजिट बोलते हैं, वो मैच्योर हो गया है, मान लिया आपने 5 साल के लिए पैसा रखा था, 5 साल पूरे हो गए, आपकी मर्जी है, आप चाहो तो पैसा निकाल लो और चाहो तो उसको आगे के लिए बढ़वा दो, उसको फर्दर 2 साल के लिए एक्सटेंड करवा दो। अगर आप एक्सटेंड करवा दोगे, आप उसका टाइम बढ़वा दोगे, तो आपको उस पर ब्याज मिलता रहे। इसके पश्चात है आवर्ती जमा खाता। अब ऐसा है, जो सावधि जमा खाता था वो तो उनके लिए था जिनके की पास कोई बहुत बड़ा एक अमाउंट है, जो कि वो इकट्ठा एक साथ जमा करना चाहता। अब ये जो आवर्ती जमा खाता होता है वो उन लोगों के लिए है जो छोटा छोटा अमाउंट हर महीने या एक निश्चित फ्रीक्वेंसी में, हर 2 महीने में, हर 4 महीने में जमा करना चाहते हैं। मतलब उसकी एक आवृत्ति होनी चाहिए। आवृत्ति मतलब रिपीटिशन होना चाहिए। हर महीने अगर आप कर रहे हैं तो हर महीने आपको पैसा डालना पड़ेगा। महीने की आवृत्ति है, मतलब हर 30 दिन में या हर महीने आपको पैसा देना होगा, तो उसको आवर्ती जमा खाता बोलते हैं। तो ये उनके लिए उपयुक्त है जो नियमित रूप से रेगुलरली बचत करते हैं तथा एक निश्चित समय के लिए राशि जमा करके अच्छी ब्याज कमाने की आशा करते हैं। इसमें ब्याज बचत खाते से ज़्यादा होता है, लेकिन सावधि खाते से कम होता है। मतलब फिक्स डिपॉजिट से कम ब्याज मिलता है, लेकिन जो बाकी जो बचत खाता है उससे ज़्यादा ब्याज मिलता है। इसको बोलते हैं रिकरिंग डिपॉजिट या आवर्ती। ठीक है, तो इसमें लेकिन आपको एक फिक्स्ड, मतलब हर महीने जो आप पैसा, जैसे आपको हर महीने की आपने 1000 रुपये की आपने मान लीजिए रिकरिंग डिपॉजिट या आरडी खुलवा ली या आवर्ती जमा खाता खुलवा ली, तो आपको 1000 रुपये हर महीने डालने पड़ेंगे। आप 5 साल के लिए भी खुलवा सकते हैं, 3 साल के लिए खुलवा सकते हैं, 1 साल के लिए भी खुलवा सकते हैं। इसके पश्चात एक निश्चित राशि प्रत्येक माह एक निश्चित अवधि के लिए जमा करने का समझौता आपका बैंक के साथ होता है। जमाकर्ता को निश्चित अवधि के समाप्त होने से पहले खाता बंद करने की अनुमति होती है। जैसे सावधि जमा खाता बंद कर सकते हैं समय से पहले, वैसे इसको भी कर सकते हैं। बस फर्क यही है कि आपको ब्याज कम मिलेगा। इसमें बचत खाते से अधिक, परंतु सावधि खाते पर उसी अवधि के लिए दिए जाने वाले ब्याज से कम ब्याज मिलता है। ठीक है, दोनों के बीच का ब्याज इसमें प्राप्त होता है। चालू खाते पे तो कोई ब्याज मिलता ही नहीं। ठीक है, अब है बचत बैंक खाता कैसे खोला जाता है। बहुत सिंपल है, इसको आप पढ़ेंगे एक बार तो समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आप जाते हैं बैंक में, वहाँ पर आपको एक आवेदन पत्र मिलता है जिसको कि आप भरते हैं। उसके अंदर रिक्त स्थानों को आप आवश्यक सूचना से भरते हैं, जिसमें आपका नाम, पिताजी का नाम, आपका पता, कहाँ रहते हैं, क्या काम करते हैं, कितनी आपकी सालाना इनकम है, आपका पैन कार्ड नंबर क्या है, आपका आधार कार्ड नंबर क्या है, वो सब आपको भरना पड़ता है, आवेदन पत्र। इसके पश्चात आपको एक जगह साइन करने होते हैं कि आप जो बैंक के प्रचलित नियम और शर्तें हैं उनका पालन करेंगे। तो उसका एक वचन आपको देना पड़ता है कि उन शर्तों का आप पालन करेंगे। इसके पश्चात आपको एक परिचय, मतलब आपका कोई एक होना चाहिए जो कि आपका परिचय बैंक को कराए कि ये इनको आप मतलब एक ऐसा ग्राहक होना चाहिए बैंक का पुराना जो कि आपको जानता हो, तो वो आपको बैंक को इंट्रोड्यूस करवाएगा उसको। तो ऐसा व्यक्ति आवेदक का परिचय दे जिसे बैंक जानता हो, जिसका बैंक में पहले से खाता हो। तो एक ऐसा आपको चाहिए होता है परिचय देने वाला।
और साथ साथ आपको नमूने के हस्ताक्षर करने होते हैं। नमूने के हस्ताक्षर से मतलब है आप एक हस्ताक्षर कर देंगे तो वो एक नमूना बन जाएगा, मतलब एक नमूना, मतलब कि जिसके साथ कि आगे वो लोग मिलान करेंगे। जब भी कभी आप पैसा निकालना चाहेंगे, अपना फॉर्म भरेंगे, तो आपको बिल्कुल वैसे ही साइन करने पड़ेंगे जैसे आपने नमूने के हस्ताक्षर किए हैं। तो आपको एक प्रार्थना जो पत्र, जो आप आवेदन पत्र भरते हैं, उसमें एक जगह होती है जहाँ साइन करना पड़ता है। तो वो साइन हमेशा आपके बैंक में जमा रहते हैं। उस साइन को देखकर ही पैसा आपको भुगतान किया जाता है आपके खाते से। तो ये तो आप समझ गए, बहुत सिंपल है कि बचत बैंक खाता कैसे खोलते हैं। अब बचत बैंक खाते का परिचालन ये तो और भी आसान है। इसमें क्या है, खाते में धनराशि जमा करना, आपको पता है खाते में धनराशि कैसे जमा होती है। इसी प्रकार से खाते से धनराशि निकालना, कैसे धनराशि निकाल सकते हैं। इसमें 3 तरीके से निकाल सकते हैं। रुपया निकालने वाला फॉर्म होता है, चेक होता है, या फिर एटीएम कार्ड होता है, जो कि आजकल बहुत प्रचलित है। तो खाते में धनराशि जमा करने के लिए सिंपली एक जमा पर्ची आपको मिलती है। आप जाएंगे, ये जमा पर्ची आपको बैंक के काउंटर पर मिल जाएगी। इसके 2 भाग होते हैं। यहाँ बीच में एक छोटी मतलब छोटे छोटे छेद से होते हैं, जिससे कि आप इस पर्ची को आराम से फाड़ सकते हैं। तो इसको बोलते हैं पर्णिका और इसको बोलते हैं प्रतिपर्णिका। तो इस पर्णिका में और प्रतिपर्णिका में दोनों में आप चीज़ें भरते हैं, डिटेल पूरी भरी जाती है। इस डिटेल को भरने के बाद इसमें आपका नाम आता है, कितना पैसा जमा कराना है वो आता है, नोटों का विवरण आता है, मतलब आप कितने रुपए के कितने नोट दे रहे हैं, 1 नोट दे रहे हैं 500 का कि कितने दे रहे हैं। तो ये इस प्रकार से आपको पूरी फॉर्म भरना पड़ता है। इसमें अपना अकाउंट नंबर लिखना होता है, अपना नाम लिखना होता है, कितनी धनराशि दे रहे हैं वो दोनों जगह लिखी जाती है, ठीक है, पर्णिका में भी और प्रतिपर्णिका में भी। फिर आप क्या करते हैं, फिर आप इस पर्ची को बैंक के काउंटर पर देते हैं, वो दोनों में मोहर लगा देता है, इधर भी उधर भी, और आपको ये पर्ची फाड़ कर ये वापस कर देता है। ये जो पर्णिका है ये बैंक के पास रह जाती है और आपके पैसे भी बैंक के पास रह जाते हैं। वो बैंक के खाते में आपके जमा हो जाते हैं और उस खाते में जो जमा हुआ वो आपकी पासबुक में एंट्री कर देता है बैंक वाला, ठीक है। तो नकदी तथा चेक जमा कराने पर ही आप भरते हैं जमा पर्ची, और नकदी तथा चेक जमा कराने के लिए अलग अलग जमा पर्चियां भरनी होती हैं। मतलब अगर आप नकद जमा कराना चाह रहे हैं तो अलग पर्ची भरेंगे, चेक जमा कराना चाह रहे हैं तो अलग पर्ची भरेंगे। तो चेक जमा कराना चाह रहे हैं तो उस समय जैसे मैंने अभी आपको नोटों की डिटेल बताई थी, वैसे आपको यहाँ पर फिर चेक की डिटेल देनी पड़ेगी। चेक का नंबर देना पड़ेगा, किस बैंक का है वो देना पड़ेगा, ठीक है। आप समझ रहे होगे, बहुत सिंपल है, प्रैक्टिकली आपको समझना पड़ेगा। आप एक बैंक जाकर देख भी सकते हैं कि किस प्रकार से आपको ये पर्ची भरनी पड़ती है, ठीक है। आगे है खाते से राशि निकालना। वो 3 प्रकार मैंने आपको बताए थे। सबसे पहला है रुपया निकालने वाला फॉर्म, चेक और एटीएम कार्ड। रुपया निकालने वाले फॉर्म में क्या होता है, इस प्रकार का एक आहरण पत्र इसको बोलते हैं, या विड्रॉल फॉर्म बोलते हैं इसको, या फिर हिंदी में आप कहें रुपया निकालने वाला फॉर्म भी कह सकते हैं सामान्य भाषा में। तो इसमें आप अपना अकाउंट नंबर भरते हैं, कितने रुपए आपको निकालने हैं वो यहाँ भरते हैं, फिर यहाँ फिर दोबारा भरते हैं, फिर यहाँ आपको जो जिसने बैंक ने निकालना है वो सब यहाँ साइन करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इस पर्ची को आप भरेंगे तो आप पैसा निकाल सकते हैं। और इसको क्या करना पड़ेगा, आपको इस पर्ची को भरना पड़ेगा और इस पर्ची को अपनी पासबुक के साथ खिड़की पर देना पड़ेगा, जहाँ पर कि जो क्लर्क होगा या जो भी वहाँ का बाबू है बैंक का, वो उसको देखेगा और उसके हिसाब से फिर आपके साइन मैच करेगा, आपके सिग्नेचर जो आपने नमूना हस्ताक्षर है उससे आपके हस्ताक्षर वो मैच करेगा। अगर वो मिलान हो रहा होगा तो फिर वो आपको आपके खाते से पैसा निकाल के दे देगा, ठीक है। अगर छोटी अमाउंट है तो आराम से ऐसे ही दे देगा, लेकिन अगर बड़ी अमाउंट है तो वो आपको एक टोकन दे देगा, ठीक है। टोकन देने के बाद फिर वो, क्योंकि अपने से बड़े अधिकारी से फिर उसको वो वेरीफाई कराएगा और फिर आपको पैसे का भुगतान करेगा। जब आपके टोकन का नंबर आएगा आपको आवाज़ लगाई जाएगी और आप जाके पैसा निकाल लेंगे, टोकन आप वापस कर देंगे, ठीक है। इसके पश्चात है चेक। ये आप देख रहे हैं चेक है। चेक ये भारतीय स्टेट बैंक का चेक है। यहाँ खाता किस किस शाखा में है वो लिखा रहता है। तो यहाँ क्या करना है, यहाँ पे आपको लिखना है जिसको आपको चेक जारी करना है उसका नाम, कितने रुपए के लिए चेक जारी करना है वो लिखना है। यहाँ पे रुपए शब्दों में लिखने हैं, यहाँ अंकों में रुपए लिखने हैं। मान लीजिए 100 रुपये का चेक आप जारी कर रहे हैं तो वो लिख सकते हैं। इस जगह पे आपको साइन करने होते हैं, यहाँ दिनांक लिखनी होती है, डेट लिखनी होती है, ठीक है। और अगर आपको उसको खाते में पे करना है तो यहाँ पर 2 लाइनें खींचनी होती हैं। तो ये आपका, इसको बोलते हैं क्रॉस्ड, इसको आपने क्रॉस कर दिया तो ये अब सिर्फ खाते में जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से चेक से आप भुगतान किसी को भी कर सकते हैं। आप खुद के नाम चेक जारी करके खुद पैसा निकाल सकते हैं बैंक से, या किसी दूसरी पार्टी को भी
दे सकते हैं चेक। अगर आपको उसकी कुछ देनदारी है, कुछ पैसे देने हैं, तो आप चेक के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं। तो बचत बैंक खाते से चेक जारी करके रुपया निकाल सकते हैं आप। अन्य पक्षों के भुगतान हेतु चेक जारी किए जा सकते हैं। अब है एटीएम कार्ड। ये आपने बहुत देखा होगा। ये एटीएम कार्ड है। इसमें ये एक मैग्नेटिक पट्टी लगी होती है, इसके अंदर चुंबकीय पट्टी होती है। इसके अंदर सारी आपकी जो जानकारी है वो दर्ज होती है इस पट्टी के अंदर, ठीक है। बैंक अपने जमाकर्ताओं को एटीएम कार्ड जारी करते हैं जिससे वे अपने खाते में से सरलता से पैसे निकाल सकें, ठीक है। इसी एक चुंबकीय कार्ड है, मैंने बताया चुंबकीय पट्टी है, इसके अंदर सारी जानकारी रहती है। इस जानकारी को जब आप इसको डालते हैं एटीएम की मशीन के अंदर, तो वो सारी जानकारी वो पढ़ लेता है और आपका खाते से आपको कनेक्ट कर देता है, जिससे आप पैसे निकाल सकते हैं। इसमें आपको एक व्यक्तिगत पहचान नंबर बैंक मुहैया कराता है, देता है एक व्यक्तिगत पहचान नंबर। तो खाते में कोई भी ट्रांजैक्शन, मतलब कोई भी लेन देन करने के लिए आपको पिन नंबर देना पड़ता है, और ये पिन नंबर हमेशा आप अपने पास तक ही रखिएगा, किसी को नहीं देना होता है, ठीक है। अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए आपको किसी के साथ भी पिन साझा नहीं करना चाहिए। अब है ई बैंकिंग। तो नई जो प्रकार की बैंकिंग आजकल हो रही है, जिसको कि इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग बोलते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का मतलब मोबाइल, इंटरनेट, लैपटॉप, कंप्यूटर, इन सब चीज़ों का उपयोग किया जाता है। तो इसमें क्या है, इसमें कई प्रकार से ये की जाती है। इसमें स्वचालित टेलर मशीन, मतलब जिनको कि एटीएम बोलते हैं, ऑटोमेटिक टेलर मशीन होती हैं, उपयोग में लाई जाती हैं। डेबिट कार्ड उपयोग में लाए जाते हैं, क्रेडिट कार्ड उपयोग में लाए जाते हैं। डेबिट कार्ड तो वही है, एटीएम कार्ड जो मैंने बताया आपको। नेट बैंकिंग, फ़ोन बैंकिंग, ये सब भी उपयोग में लाई जाती है। ये सब ई बैंकिंग के प्रकार हैं। एक एक करके हम इन सबको देखेंगे। सबसे पहले है स्वचालित टेलर मशीन या ऑटोमेटिक टेलर मशीन, जिसको बोलते हैं एटीएम। तो ग्राहक मूल बैंकिंग क्रियाकलाप जैसे खाते का शेष जानना, रुपया निकालना अथवा अंतरित करना, मतलब आपको ट्रांसफर भी कर सकते हैं, रुपया निकाल सकते हैं, इवन रुपया जमा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऐसी मशीन होती है, आप जरूर इससे वाकिफ होंगे, आपने जरूर देखा होगा इस टाइप की मशीन लगी हुई। ये कुछ वातानुकूलित कमरे होते हैं, एसी कमरे होते हैं, जिसके अंदर इनको मशीन को लगाया जाता है। तो बैंकों ने संपूर्ण भारत में सुविधाजनक स्थानों पर अपनी स्वचालित टेलर मशीनें लगा रखी हैं, जिस पे ग्राहक किसी भी समय अपने खाते में राशि जमा कर सकता है अथवा उसमें से निकाल सकता है। 24 घंटे ये एटीएम चलते रहते हैं, ठीक है। अगला है डेबिट कार्ड। अब वो जो एटीएम हमने देखा, उसमें डेबिट कार्ड उपयोग में लाए जाते हैं। ये एक कार्ड है जो बैंक ग्राहकों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से तुरंत उनके खाते तक पहुंच उपलब्ध कराता है। इस कार्ड के माध्यम से तुरंत ग्राहक अपने खाते तक पहुंच जाता है। इस पट्टी में क्या होता है, सारी इन्फॉर्मेशन होती है, ये चुंबकीय पट्टी होती है। इन कार्डों के द्वारा नकदी के स्थान पर विभिन्न वस्तु और सेवाएं खरीद सकते हैं, ठीक है ना। आप चाहें तो बहुत सारी शॉपिंग वाली साइट्स पर जाकर अपने डेबिट कार्ड का नंबर देके वस्तुएं भी खरीद सकते हैं और बहुत सारी सेवाएं भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। डेबिट कार्ड द्वारा चुकाई गई रकम ग्राहक के खाते में स्वतः ही डेबिट कर दी जाती है, ठीक है ना। मतलब जो आप पैसा चुकाएंगे, जैसे आपने ऑनलाइन कोई सामान खरीदा या किसी दुकान पे जाके कोई सामान खरीदा और उसका पेमेंट किया डेबिट कार्ड से, तो क्या होगा, आपके अकाउंट से खुद ही ऑटोमेटिकली डेबिट हो गया। क्या हो गया, डेबिट हो गया। जो आपके अकाउंट में पैसा था, मान लीजिए आपके अकाउंट में 10,000 रुपया था, आपने 1,000 रुपये का कोई सामान खरीदा, तो आपके अकाउंट में कितने रुपये बचे, 9,000। आपके अकाउंट से 1,000 रुपया डेबिट हो गया, इसलिए इसको बोलते हैं डेबिट कार्ड, ठीक है। अब है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, क्रेडिट का मतलब होता है उधार, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक वित्तीय कंपनी द्वारा जारी किया गया कार्ड, बिल्कुल सेम देखने में वैसा ही होता है जैसे एटीएम या डेबिट कार्ड होता है, लेकिन इस पे क्रेडिट लिखा होता है, क्रेडिट कार्ड लिखा होता है, ठीक है। तो ये ऐसा कार्ड होता है जो धारक को सामान्यतः विक्रय स्थान पर ही उधार की सुविधा प्रदान करता है। मतलब वैसे तो आप उधार लेने के लिए बैंक में जाएंगे, लेकिन आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप कहीं पर खड़े खड़े भी बैंक से उधार ले सकते हैं। आप एक दुकान पे गए, सामान लेना है, क्रेडिट कार्ड निकाला, क्रेडिट कार्ड उस दुकानदार को दिया, उस दुकानदार ने आपको उसमें से पैसा काट के दे दिया, तो जैसे ही वो पैसा उसमें से कटा, आप एकदम से आपको बैंक का उधार मिल गया, ठीक है ना। आप बैंक के कर्जदार हो गए, आपने कर्जा ले लिया बैंक से, ठीक है। तो क्रेडिट कार्ड आपको इंस्टेंट, मतलब तुरंत उधार की सुविधा प्रदान कराता है, वो भी किसी भी स्थान पर, ठीक है ना। कहीं पर भी खड़े खड़े आप
क्रेडिट ले सकते हैं। क्रेडिट कार्ड पर ब्याज लगता है, बिल्कुल लगता है। जो राशि आप जितनी राशि अगर आप टाइम पर नहीं देंगे, जैसे इसमें 30 दिन या 50 दिन का टाइम बैंक आपको देता है, आप उस 30 या 50 दिन में अगर पैसा दे देते हैं तो कोई ब्याज नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपने तय समय पे दिया नहीं पैसा तो फिर वो आपसे तगड़ा ब्याज लेता है, ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा होता है। और ये बहुत अल्पावधि के लिए होता है, मतलब अल्पावधि वित्त का साधन है, मतलब बहुत कम समय के लिए ही ये आपको ऋण देता है। जो क्रेडिट जो मिलता है, उधार मिलता है, बहुत कम समय के लिए होता है। साधारणतः क्रय के 1 माह बाद से ब्याज प्रारंभ होता है। इसमें मैंने आपको बताया 30 या 50 दिन आपको मिलते हैं, उसके बाद से ब्याज प्रारंभ होता है तथा व्यक्तियों की ऋण धारण क्षमता के आधार पर उधार की सीमा पहले की तरह कर दी जाती है। मतलब क्रेडिट कार्ड की आदमी के हिसाब से, उसकी तनख्वाह के हिसाब से, उसके व्यवसाय की जो आय है उसके हिसाब से उसकी एक क्रेडिट लिमिट तय होती है, एक सीमा होती है। जैसे मेरे पास जो क्रेडिट कार्ड है उसकी एक सीमा है कि मैं मान लीजिए 50,000 की सीमा है, तो मैं केवल 50,000 तक का ही जो ऋण है, जो उधार है, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से बैंक से ले सकता हूँ, ठीक है। अब है नेट बैंकिंग। नेट बैंकिंग आप कहीं पर भी, कहीं से भी क्रेडिट कार्ड के लेन देन, इंटरनेट बैंकिंग, ये सब का ही एक रूप, इसको नेट बैंकिंग बोलते हैं। आप अपने लैपटॉप से इसको कर सकते हैं, कंप्यूटर से कर सकते हैं, ठीक है। ना केवल आप अपने खाते का शेष जान सकते हैं, बल्कि एक स्थायी जमा खाता खोल सकते हैं, वित्त का अंतरण मतलब पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अपने बिजली, पानी, मोबाइल फ़ोन इन सब के बिलों का भुगतान कर सकते हैं और कई प्रकार के अन्य काम भी कर सकते हैं। और इसके पश्चात आता है फ़ोन बैंकिंग। आजकल मोबाइल हर किसी के पास है, तो आप लोग मोबाइल की सहायता से कॉल करके भी बैंकिंग कर सकते हैं और चाहें तो मोबाइल की स्क्रीन में ऐप डाउनलोड करके, जैसे यूपीआई आप डाउनलोड करते हैं, गूगल पे डाउनलोड करते हैं, ये सब फ़ोन बैंकिंग के प्रकार हैं, ठीक है। तो ये ऐसी व्यवस्था है जो ग्राहकों को अपने खाते तथा विभिन्न बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच फ़ोन के माध्यम से 24 घंटे उपलब्ध कराती है। आप किसी भी समय अपने दोस्त को पैसा भेज सकते हैं, अपने दोस्त से पैसा मांग सकते हैं फ़ोन के माध्यम से, ठीक है। कभी भी आप कहीं भी बैठे बैठे पैसा दूसरे को भेज सकते हैं, दूसरा तीसरे को भेज सकता है, या आप किसी भी दुकान से कुछ खरीद सकते हैं। फ़ोन बैंकिंग से आप पेटीएम से पे कर दीजिए, यूपीआई से पे कर दीजिए, ये भी चल रहा है, ठीक है। तो बैंक का ग्राहक जिसका खाता बैंक में हो, फ़ोन बैंकिंग सुविधा के अंतर्गत फ़ोन के माध्यम से स्थायी जमा, मुद्रा हस्तांतरण मतलब पैसे का ट्रांसफ़र, डिमांड ड्राफ्ट, बिलों का संग्रहण, बिल जमा करना, भुगतान, ये सब काम बैंकिंग, सारे बैंकिंग जो सुविधाएं हैं वो सारी सुविधाएं प्राप्त कर सकता है बैठे बैठे, केवल अपने फ़ोन का उपयोग करके, ठीक है। तो आज हम लोगों ने बैंकिंग ख़त्म कर दिया, तो अब हम नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका कि शीर्षक मेरे ख्याल से बीमा है। बीमा के बारे में पढ़ेंगे कि इंश्योरेंस क्या होता है। तो फिर आपसे अंत में वही एक रिक्वेस्ट है, पता नहीं आप लोग कितना सुनते हैं, तो फिर वही एक अनुरोध है कि आप लोग ज़रूर अपने दोस्तों को या अपने जो साथी हैं जो कि किसी भी हिंदी माध्यम के बोर्ड से या फिर NIOS से व्यवसाय अध्ययन विषय पढ़ रहे हों, उनके साथ आप हमारे इस वीडियो को, हमारे चैनल को साझा करें, उनको ज़रूर इसके बारे में बताएं, साझा करें उनके साथ, और हमारा जो ये प्रयास है उसमें हमारा सहयोग करें। तो धन्यवाद।